बीए भाग द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र एकांकी संग्रह के अंतर्गत हमने पिछले वीडियोस में तांबे के कीड़े नामक एकांकी में महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में बात की। इस एकांकी में काफ़ी महत्वपूर्ण पात्र है, जिसमें एक अनाउंसर, थका हुआ अफसर, एक लड़का, परेशान रमणी, विभिन्न प्रकार के पात्र हैं। इन सब के बीच में अलग अलग संवाद इस एकांकी के अंतर्गत सम्मिलित किए हुए हैं। उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में बात करते हैं। एक मसरूफ पति अपनी परेशान रमणी से कहता है, मैं सोचता कहाँ हूँ, सुनता हूँ और देखता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ। मैं बहुत सी बातें देख लेता हूँ। बाद में मेरी कोशिश यह रहती है कि जो भी मैंने देखा, कोई भी मेरे खास कर तुम न देखो, और मैं इसलिए जो मैं देख लेता हूँ उसे फौरन तोड़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रेम जो करता हूँ। इस प्रसंग में परेशान रहने वाली रमणी का मसरूफ पति अर्थात उदासीन पति हमेशा ही अपने में ही डूबा हुआ निर्मला के बारे में कहता है कि वह बादलों में चली गई। वह रमणी पति के साथ रहती हुई भी यही चाहती है कि उसका पति भी उसे बादलों में जाता हुआ ही देखे। इसी प्रसंग में मसरूफ पति यहाँ कह रहा है कि अब मैं सोचता कहाँ हूँ, अर्थात अब मैंने सोचना तो बिल्कुल बंद ही कर दिया है। मैं अब केवल सुनता हूँ या फिर देखता हूँ। जब मैं देखता हूँ तो केवल देखता ही हूँ। उस समय सुनने या सोचने का काम नहीं करता हूँ। मैं देखने के बाद भी बहुत सी बातों को एक साथ देख लेता हूँ, और उन स्थितियों को अर्थात बातों को देखने के बाद यही प्रयत्न करता हूँ कि उन देखी हुई स्थितियों को और किसी के सामने किसी भी स्थिति में स्पष्ट ना करूं, क्योंकि यदि मैं उनको दूसरे के सामने स्पष्ट कर दूंगा तो मेरा देखना मूल्यहीन हो जाएगा। इसी संबंध में वह अपनी परेशान रमणी से कहता है कि मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि जो मैंने देखा है उसे तुम न देखो, अर्थात उस देखे हुए को तुम न देखो। इस कारण ही मैं देखे हुए को तुरंत ही नष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि उस देखे हुए में यथार्थ स्थितियां होती हैं और कोई उसे और ना जान जाए। मुख्य रूप से पत्नी या अन्य आत्मीय। इसलिए इस देखे हुए दृश्य को तुरंत ही नष्ट करने की आकांक्षी हो जाता हूं। ऐसा मैं इसलिए करता हूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इसीलिए मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम किसी अनावश्यक स्थिति की चपेट में आ जाओ और मुझ पर शक की सुई घूम जाए। इस कथन के माध्यम से मशरूफ पति ने अपनी सोच, चिंतन और भावनाओं की यथार्थ अभिव्यक्ति दी है। एक अन्य व्याख्या में मसरूफ पति परेशान रमणी से कहता है, तुम जानती हो भय छोड़ देने से क्या होगा। तब मैं कुछ मिटा नहीं सकता, नाश नहीं कर सकता। मुझे बराबर सृजन करना होगा, और तब हमारी आत्मा और शरीर के मंथन से जो निकलेगा वह हमें मार डालेगा, हमारा अंत कर देगा। तुम बूढ़ी हो जाओगी। जीवन क्रीड़ा नन्ही सी रतन जड़ी रिस्ट वॉच की तरह रुक जाएगी।
इस कथन में मसरूफ पति से उसकी परेशान स्त्री उससे कहती है कि तुम जिंदगी में इतने भयभीत क्यों रहते हो। तब मसरूफ पति कहता है कि तुम जानती हो भय त्यागने से क्या होगा। यह तो जिंदगी के साथ जुड़ा रहता है, इसीलिए हम इस भय को न तो मिटा सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं। भय तो बराबर बना रहता है, इसलिए हमें कुछ न कुछ सृजन कार्य में लगे रहना चाहिए, अर्थात जिंदगी को सार्थक बनाने के काम करते रहना चाहिए। परेशान स्त्री को देख उसकी विवशता और जीवन की निरर्थकता को ध्यान कर वह मसरूफ कुछ रुहासा सा हो जाता है और कहने लगता है कि हम अपनी आत्मा का जो मंथन करेंगे, जो कर्म निष्ठा और जीवन की सार्थकता का चिंतन करेंगे, तो उससे जो परिणाम निकलेगा वह हमारा जीवांत कर देगा। उस मंथन से हमारा नाश हो जाएगा। आशय यह है कि थकान, नीरसता, टूटन, परेशान मानसिकता एवं निरर्थक के कारण हमारा जीवन अत्यधिक भयभीत रहता है। इन सब का चिंतन करने का अभिप्राय है संसार का चिंतन करना। इस तरह के चिंतन से अपनी शक्ति समाप्त होगी, इसलिए वह मशरूफ पति अपनी परेशान पत्नी से कहता है कि इस तरह की बेबसी ढोते ढोते तुम बूढ़ी हो जाओगी और एक दिन यह जिंदगी इस तरह रुक जाएगी जैसे कोई छोटी सी व कीमती रत्नों से जड़ी हुई रिस्ट वॉच अपने आप रुक जाती है। अर्थात जीवन रूपी घड़ी चाहे कितनी ही मूल्यवान हो, पर अंततः उसमें ठहराव आ जाता है। यही संसार का सत्य है तथा जीवन का भी यही सत्य, और इसी सत्य को जानकर मुझे भय लग रहा है। जीवन की निरर्थकता के साथ इसके नश्वर होने से सांसारिक प्राणियों के मन में जो अज्ञात भय बना रहता है, उसी का चित्रण इस व्याख्यान में किया गया है। एक अन्य व्याख्या में थका हुआ पति कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने यह रिक्शा लिया है, इस जाड़े वाले ओले में दौड़ाया और धीरे या लापरवाही से चलने पर अपनी ऊंची एड़ी से आपने इसे ठोकर मारी है। यह गिर गया, शायद इसका एक पैर ही बेकार हो गया। यह रचना और नाश करना दोनों है। तुमने एक रिक्शे का नाश किया और तुमने 100 पैदा किए। थके हुए अफसर का ये जो कथन है, वह स्वयं को जिंदगी में अनेक काम करते रहने से थका हुआ मानकर निराशा व्यक्त करता है। वह रिक्शे वाले को डांटता है कि उसने स्वयं ठोकर मारकर ही रिक्शे को गिरा दिया। तब रिक्शे वाला कहता है कि ठोकर पीछे से किसी और ने मारी है, मैंने उसे रिक्शे के आईने में साफ देखा। तब थका हुआ अफसर उसे कहता है, रिक्शे को पीछे से किसी ने ठोकर मारी या तुमने ही रिक्शे को गिरा दिया, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। तुमने यह रिक्शा कितने में और किससे लिया, इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। तुम इस रिक्शे को जाड़े पाले में चलाते हो, वर्षा होने या ओले पड़ने पर भी तुम इसे दौड़ाते रहते हो। धीरे या लापरवाही से इसे चलाते हो, यह तुम्हारी मर्जी पर निर्भर है। इसी तरह तुमने रिक्शे को ठोकर मारकर गिराया और यह जमीन पर गिर गया। अब शायद इसका एक पैर टूट गया और बेकार हो गया। थका हुआ अफसर कहता है, संसार में रचना करना अर्थात बनाना और नाश करना दोनों क्रियाएं बराबर ही चलती रहती है। निर्माण और विनाश, जन्म और मृत्यु का क्रम चलता रहता है। जो इसमें रचना करने में समर्थ रहता है, वह नाश भी कर सकता है। रिक्शे वाले ने रिक्शे का निर्माण किया तो उसने उसका नाश भी किया। एक का नाश करना, पुनः उसे पैदा करना, उसकी रचना करना, यह सब संसार का शाश्वत नियम है।
थका हुआ अफसर ऊटपटांग चिंतन के कारण स्वयं को अत्यधिक व्यस्त मानता है और वह अपनी जिंदगी से अब निराश हो गया। इसी कारण एक और वह रिक्शे वाले को दोषी ठहराता है तथा दूसरे और मसरूफ पति को फटकारता है। इस प्रकार वह बेमतलब की बहस एवं चिंतन करता रहता है। यही इस अंश में व्यंजित हुआ है।